हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 66 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज सुशांत की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय ने आज 35 पन्नों का अपना आदेश सुनाया। जस्टिस राय ने जांच को सीबीआई को सौंपते हुए कहा कि जब सच का उजाला होता है तो न्याय भी अलग नहीं रह सकता। इससे अब दिवंगत आत्मा को शांति भी मिलेगी। जस्टिस रॉय ने अपने बयान में सत्यमेव जयते भी लिखा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उम्मीद जगी है कि मौत की सच्ची वजह अब दुनिया को पता चल सकेगी और इसीलिए आज जब देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुनाया तो महाराष्ट्र की सरकार को छोड़कर, फिर रिपीट करूंगी, महाराष्ट्र की सरकार को छोड़कर सबने इसका दिल खोलकर स्वागत किया। सुशांत के परिवार ने एक लिखित बयान जारी किया। सुशांत के फैंस, मीडिया, दुनिया भर में उनके एडमायरर्स सबका शुक्रिया कहा। इस बयान में खास तौर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद कहा गया। सुशांत के परिवार की तरफ से आए इस बयान से इस बात का भरोसा जताया गया कि सीबीआई की जांच से सच अब सामने आएगा और प्रजातंत्र में लोगों का विश्वास और मजबूत होगा। आज सुबह 11:03 पर पूरे देश ने सीबीआई जांच की खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर देखी और उसके बाद देश के कई हिस्सों में जश्न शुरू हो गया। अभी आप वो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। खासतौर से पटना में जश्न हुआ। कई राजनीतिक दलों के लोगों ने पटाखे जलाए और हाथों में पोस्टर लेकर फैसले का स्वागत किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार ने आदेश की कॉपी न मिलने का हवाला देकर चुप्पी साध ली, लेकिन शाम होते होते महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कोर्ट के फैसले को लेकर देश के संविधान और संघीय ढांचे पर सवाल उठा दिया। बिहार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत हुआ। महाराष्ट्र में स्वागत करने की सिर्फ पोस्टरिंग हुई और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी महाराष्ट्र पुलिस की जांच पर सवाल उठाए गए थे। मास्टर स्ट्रोक में आज सबसे पहले आप 10 बिंदुओं में 10 पॉइंट्स में सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय के उन कमेंट्स को जान लीजिए जो उन्होंने अपने 35 पेज के इस जजमेंट पे लिखे हैं। सच सामने आने से दिवंगत को शांति मिलेगी, सत्यमेव जयते। दिस इज महेंद्र सिंह धोनी। My brother has become Mahendra Singh Dhoni. जब सच का उजाला होता है तो न्याय अलग नहीं रह सकता। फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। सुशांत टैलेंटेड थे, पूरी क्षमता दिखाने से पहले ही मौत हो गई। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। परिवार के दोस्त और फैंस चाहते हैं हर तरह की अटकलें खत्म हो। शिकायतकर्ता ने इकलौता बेटा खोया, नतीजा उनके लिए न्याय। प्रिया भी सीबीआई जांच चाहती थी, यही उनके लिए भी न्याय है। निर्दोष लोगों को न्याय मिलेगा जो कैंपेन के टारगेट बने। सीबीआई की सिफारिश कानून के तहत मुंबई पुलिस सहयोग करे। जो भी सीबीआई को सहकार्य लगेगा वो पूरा सहकार्य, पूरा कॉपरेशन राज्य शासन देगी। मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। पटना में एफआईआर गलत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों ने जो स्टैंड लिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है। कोई और एफआईआर दर्ज होगी तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप पढ़ेंगे तो साफ साफ समझ लेंगे कि उसे भी लगा कि मुंबई पुलिस की जांच में बहुत सारी कमियां हैं। यही सवाल एबीपी न्यूज भी उठा रहा है कि आखिर क्यों मुंबई पुलिस सुशांत की मौत के मामले को शुरू से ही दबा रही है? क्यों वो उस दिशा में जांच नहीं कर रही जिस दिशा में करनी चाहिए? अब
जब सीबीआई इस जांच को टेक ओवर करेगी तो उसके लिए गवाहों को तलाशना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस केस में सबसे अहम गवाह वो चाबी वाला भी है जो 14 जून को सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने के लिए गया था। कल एबीपी न्यूज ने इस चाबी वाले की तलाश शुरू की। सुशांत के करोड़ों समर्थकों को हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी ये तलाश पूरी हो गई। कल जो चाबी वाला पुलिस के दबाव में कुछ भी बताने से मना कर रहा था, उसी चाबी वाले के बाद में एबीपी न्यूज से विस्तार से बातचीत की। उसने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई है जो शक को और गहरा करती है। कल आपने ताले वाले की तलाश करती एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय और ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट देखी थी। आज एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर की सुशांत का दरवाजा तोड़ने वाले से एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। मुंबई की सड़कों पर एबीपी न्यूज की तलाश रंग लाई है। 1 घंटे के बाद जब मुझे कॉल बैक आया तो मुझे पता चला कि घर पे जाने के बाद मुझे पता चला कि अंदर सुशांत सिंह राजपूत थे। 14 जून को सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने वाला आखिरकार एबीपी न्यूज के कैमरे पर आ ही गए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अंदर कौन है, क्या चल रहा है, बताया ही नहीं। और मुझे पता ही नहीं था कि अंदर कौन है, एक्टर है या कौन है, मुझे बताया ही नहीं गया। कल एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय के सामने यही चाबी वाला वहां जाने से इनकार कर रहा था। मैं नहीं गया था उधर पे। अच्छा, आप नहीं गए? तो आपका नाम बताया ना कि आप कौन सा पुलिस वाला बता रहा, बुलाओ इधर, बुलाओ तो सही बात करे। पुलिस कोई नहीं आया। अरे भाई, पुलिस वाला जो पकड़ा, जो गया होगा, पुलिस वाले उससे पूछताछ करेंगे कि हम लोग में से करेंगे पूछताछ? नहीं भाई, कोई नहीं आया। इंद्रजीत ने इस चाबी वाले से एक बार नहीं कई बार पूछताछ की थी, लेकिन वो ये मान ही नहीं रहा था कि उसी ने सुशांत के घर का ताला तोड़ा। नहीं मालूम भाई, कसम से हमको कैसा मालूम? तो लॉकडाउन का टाइम था, घर पे हम लोग थे भी नहीं, सब बंद था। पुलिस वाला उसको पकड़ के ले गया, क्या मालूम? पुलिस वाला पूछो, पुलिस वाला ही बराबर बताएगा। पुलिस वाला ही सही पता नहीं रहा ना कोई, पुलिस वाला ही सही न्यूज देगा। लेकिन अब इस चाबी वाले ने मुंबई में हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर से संपर्क किया और गणेश को उसने 14 जून की दोपहर की पूरी कहानी बताई है। इस चाबी वाले ने स्वीकार किया कि उस दिन सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में दरवाजा तोड़ने के लिए वही गया था। 14 जून की दोपहर को इस चाबी वाले के फोन पर सिद्धार्थ पिठानी का फोन आया था। मुझे सिद्धार्थ पिठानी ने फोन किया था। उन्होंने कहा था कि एक शख्स है जो अंदर घर के अंदर सो रहे हैं, फोन कर रहे हैं तो फोन भी नहीं उठा रहे हैं, तो प्लीज आप आ जाइए, थोड़ा डोर का लॉक ओपन करना है। तो मैंने कहा था कि कहाँ पर है, तो उन्होंने अपना लोकेशन बताया था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप आपका लॉक का फोटो व्हाट्सएप कर दो, जो भी होएगा लॉक का फोटो देख के मैं मेरा टूल्स लेके आ जाऊंगा। तो उन्होंने एक दूसरे डोर का जो ओपन था उसका फोटो उन्होंने मुझे सेंड किया व्हाट्सएप पे। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं सर, ये फोटो नहीं चलेगा, जो लॉक ओपन करना है एक्चुअल में वो लॉक का फोटो सेंड कीजिए आप। तो उन्होंने जो लॉक एक्चुअल में क्लोज था, जिसमें मतलब सुशांत सिंह राजपूत थे, वो लॉक उन्होंने बताया कि ये लॉक का फोटो उन्होंने भेजा। फिर मुझे लॉकडाउन का टाइम था, घर पे था मैंने कहा कि ये कंप्यूटराइज की वाला लॉक है, ये डॉट मतलब डिफिकल्ट लॉक है, इसको ओपन करने का कम से कम 2000 रुपीज़ चार्ज होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, पैसे की कोई चिंता नहीं है, आप आ जाइए। उस दिन जब बहुत देर तक सुशांत का दरवाजा नहीं खुला तो उनके घर में मौजूद सिद्धार्थ पिठानी ने गूगल से इस चाबी वाले का नंबर लिया और उसे बुलाया। इसके बाद चाबी वाला सुशांत की बिल्डिंग में पहुंचा। जाने के बाद उनके बिल्डिंग के यहाँ से मैंने उनको कॉल किया कि सर मैं कहाँ हूँ। तो उन्होंने कहा कि 6 माले पे आ जाओ। 6 माले पे जाने के बाद मैंने बेल बजाई, उन्होंने दरवाज़ा खोला। फिर दरवाज़ा खोलने के बाद मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद वो मेरे को ऊपर लेके गए, मतलब उनका डुप्लेक्स फ्लैट है। तो उन्होंने बताया कि ये लॉक है, ये लॉक ओपन करना है। मैं जो अपना टूल्स, चाबी वगैरह जो है सब निकालने लगा। और चाबी निकालने के बाद ट्राई करने लगा तो थोड़ा ऐसा आवाज़ वगैरह आई, 5-10 मिनट चला गया मतलब। तो उन्होंने कहा कि कितना टाइम लगेगा चाबी बनाने के लिए। तो मैंने कहा मैक्सिमम हाफ एन आवर से 1 आवर लगता है, 1 घंटा लगता है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज की वाला है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जल्दी खोलना है, क्योंकि अंदर जो है वो उठ नहीं रहे। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था कि अंदर कौन है। तब तक इस चाबी वाले को पता नहीं था कि अंदर कौन है।
उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। जब ये चाबी वाला सुशांत के घर के दरवाजे को तोड़ रहा था तो उनके घर पर ही मौजूद लोग बार बार उसे रोककर अंदर की आवाजें सुनने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था मुझे कि अंदर कोई सो रहे हैं, काफी देर से फोन नहीं उठा रहे हैं और नॉक करने के बाद भी नहीं खोल रहे। तो मैंने कहा लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने लॉक तोड़ने के लिए मेरा हथौड़ी और स्क्रू ड्राइवर से जब मैं लॉक को मार रहा था तो उन लोगों ने कहा कि देखिए आप लॉक ओपन कर रहे हो, अगर अंदर से सर आवाज देते हैं तो आप रुक जाना, आप लॉक ओपन मत करना, नहीं तो आप अपना काम चालू रखो। जब मैं लॉक को मार रहा था, ऐसा ठोक रहा था, आवाज आ रही थी, तो बार बार उनमें से सिद्धार्थ पिठानी है या शायद दीपेश, क्या पता, मुझे नाम तो नहीं पता था, वो लोग मुझे रुका रहे थे और कान लगा रहे थे दरवाजे में कि कहीं दरवाजा खोल तो नहीं देंगे। एक बोले 1 मिनट रुको, बार बार दरवाजे में कान लगा के सुन रहे थे कि खोल रहे हैं क्या, बोले नहीं खोल रहे, आप करो काम। इसके बाद जो हुआ वो 14 जून के घटनाक्रम पर सवाल उठाते हैं। जब इस चाबी वाले ने दरवाजा तोड़ा और दरवाजा तोड़ने के बाद जब उसने दरवाजे का हैंडल नीचे करने की कोशिश की तो उसे रोक दिया गया। इस चाबी वाले के मुताबिक दरवाजा खोलने से पहले ही उसे अपना सामान लेकर वापस जाने के लिए कह दिया गया। तो जब मैंने लॉक तोड़ दिया, 5 से 7 मिनट लगा होगा लॉक तोड़ने में, तो मैंने स्क्रू ड्राइवर से जब जैसे लॉक को खोल दिया और एक ऊपर हैंडल था, एक हैंडल से मैंने जैसी लॉक खोलने की बस कोशिश करा तो उन्होंने कहा बस आप रुक जाइए, आपका टूल्स वगैरह जो है वो ले लीजिए और आप आ जाइए इस तरफ। मेरा टूल्स और मैं बाहर आया तो उन्होंने मुझे पैसे दिए और बस कहा आप चले जाइए। ये सुशांत सिंह राजपूत का कमरा है। इसी कमरे में 14 जून को उनका शव पाया गया था। आप जो ये दरवाजा देख रहे हैं, इसी के लॉक को इस चाबी वाले ने तोड़ा था। अगर ये चाबी वाला दरवाजा खोलता तो उसे सामने पंखे से लटके हुए सुशांत सिंह राजपूत दिखते, जैसा कि सुशांत के घर पर मौजूद लोगों का दावा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसे पहले ही वहां से हटा दिया गया और यहीं से सवाल उठते हैं। जब तक ये दरवाजा बंद था, न सिद्धार्थ पिठानी को पता था कि अंदर सुशांत सिंह राजपूत जिंदा हैं, मर गए या सो रहे हैं, कुछ भी नहीं मालूम था। ऐसी परिस्थिति में पहले से ही ताले वाले को अंदर न जाने देना ये समझ में नहीं आता। दूसरी परिस्थिति कि अगर दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुलने के बाद सुशांत सिंह राजपूत मुझे दिखे या मैंने धीरे से मान लीजिए देख लिया, सिद्धार्थ पिठानी ने धीरे से देख लिया कि सुशांत सिंह राजपूत लटके हैं और उस समय फैसला किया कि हमको पहले ताले चाबी वाले को यहाँ से हटाना है। कोई भी आदमी जब किसी का अपना फांसी के फंदे से लटका रहता है, उस समय आपके पास इतने ऑप्शन या इतना दिमाग नहीं चलता कि पहले आप ताले और चाबी वाले को छोड़िए, उसके बाद आप उस आदमी तक जाइए। पैनिक हो जाता है, आदमी देखेगा कि लटका हुआ है, वो उसको ध्यान नहीं रहेगा कि ताले चाबी वाला है, वो सीधे अंदर भागेगा, उसको बचाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। इसके बाद इस चाबी वाले को पहले नीचे भेजा गया, उसे 2000 रुपए पकड़ाए गए और भगा दिया गया। इसकी पुष्टि सुशांत के हाउसकीपर नीरज सिंह ने भी की है। तो उसने 5 मिनट में तोड़ दिया, तो हमने गेट ही नहीं खोलने दिया उसको। तोड़ने के बाद तो हमने बोला अब जा सकते हो, और उनको 2000 रुपये दिए। मैं और दीपेश, सिद्धार्थ और ऊपर थे सिद्धार्थ पिठानी। तो उन लोग जो चाबी वाले को ड्रॉप कर रहे थे, खाना बनाने वाले को, उनको गेट बंद करके भेजने की। छोड़ने कौन आया था नीचे आपको? छोड़ने पता नहीं सर, वो टाइम पे नाम भी याद नहीं है मुझे कौन आया था। उन लोग में से कोई ऊपर से नीचे तक बस हॉल में आके फिर हम लोग बाहर आ गए सर। इस चाबी वाले से मुंबई पुलिस पूछताछ कर चुकी है और वो इस बात पर अड़ा है कि उसे ये बात पता ही नहीं थी कि अंदर कौन था। लेकिन ये बात 100% श्योर है कि मैंने उधर कुछ नहीं देखा सर, क्योंकि जैसे दरवाजा खुला उन्होंने कहा कि आपका टूल्स लेके आप चले जाइए। आपने सुशांत को कहीं देखा ही नहीं? नहीं सर, नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि अंदर कौन है, क्या चल रहा है। आपको बताया नहीं? बताया ही नहीं, और मुझे पता ही नहीं था कि अंदर कौन है, एक्टर है या कौन है, मुझे बताया ही नहीं गया। चाबी वाले को ये बात तब पता चली जब उसी शाम को सिद्धार्थ पिठानी के नंबर से मुंबई पुलिस का फोन आया। 1 घंटे के बाद जब मुझे कॉल बैक आया तो मुझे पता चला कि घर पे जाने के बाद मुझे पता चला कि अंदर सुशांत सिंह राजपूत थे। सीबीआई की जांच में ये चाबी वाला एक अहम कड़ी हो सकता है, क्योंकि 14 जून की दोपहर में सुशांत के घर पर मौजूद 4 लोगों के अलावा वो एकमात्र बाहरी था जो वहां मौजूद था। वो साफ ये बता रहा है कि उसे दरवाजा खोलने से रोका गया, जिससे सुशांत के घर में मौजूद लोगों पर शक पैदा होता है। लेकिन इसके बावजूद मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। ये हैरानी की बात है।
देखिए, आपने ये देखा कि इस चाबी वाले की गवाही कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। हैरानी की बात यह कि चाबी वाला अब तक कहां था, ये किसी को नहीं पता है। हालांकि मुंबई पुलिस ने उससे पूछताछ की थी, लेकिन पूछताछ करने के बाद मुंबई पुलिस ने क्या किया, ये महत्वपूर्ण सवाल है। मुंबई पुलिस पर कई सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाए हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि मुंबई पुलिस ने अब तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। मुंबई पुलिस सुशांत की मौत को एक अप्राकृतिक मौत मानकर जांच तो करती रही, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस केस में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, ये बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार इतनी नाराज हो गई है कि वो संघीय ढांचे पर फिर से चर्चा की बात कर रही है। क्या सीबीआई जांच से महाराष्ट्र सरकार को कोई डर सता रहा है? ये सुशांत सिंह राजपूत का सबसे ज्यादा फेवरेट गाना था। 14 जून को सुशांत ऐसे ही एक लंबी नींद में सो गए, एक ऐसी नींद जिससे वो कभी नहीं उठेंगे। और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। पिछले 66 दिनों से जिस जांच का इंतजार था, उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। लेकिन आज सीबीआई जांच के इस आदेश पर महाराष्ट्र सरकार इतनी नाराज हो गई कि उसने देश के संविधान पर ही सवाल खड़े कर दिए। पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनका जो संविधान है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में जो कॉन्सेप्ट है या संघ राज्य के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है या बड़े बड़े जो थिंकर्स है, उन्होंने इसके बारे में आगे चल के विचार मंथन करने की जरूरत है, ऐसा भी मैं समझता हूं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सुबह भी मीडिया के सामने आए थे, लेकिन तब तक उन्होंने फैसला पढ़ा नहीं था। बाद में फैसला पढ़ने के बाद जब वो आए तो ये सवाल खड़ा कर गए। असल में महाराष्ट्र सरकार को दिक्कत सीबीआई जांच से है। इस घटना के पहले दिन से ही महाराष्ट्र सरकार की दलील ये है, क्योंकि ये घटना मुंबई में हुई है, इसलिए सीबीआई जांच की सिफारिश करने का अधिकार महाराष्ट्र के पास है। लेकिन ये जांच महाराष्ट्र की बजाय बिहार सरकार के सिफारिश पर की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में ये साफ कहा है कि सीबीआई को जांच दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि संविधान में पुलिस राज्यों का विषय है, इसलिए सामान्य तौर पर किसी अपराध की जांच वो राज्य करता है जहां एफआईआर दर्ज होती है। अपराध की प्रवृत्ति को देखते हुए ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जब जांच किसी दूसरे राज्य की पुलिस या कोई दूसरी एजेंसी वैधानिक तौर पर करने के लिए सक्षम है। सीबीआई की जांच संबंधित राज्य की सहमति या फिर संवैधानिक अदालत के आदेश पर हो सकती है। इसी बात पर महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना को आपत्ति है। जिस राज्य में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिसने देश को कानून दिया, जन्म हुआ है, उस महाराष्ट्र से आप किसी के ऊपर अन्याय होगा, ये सोचना संविधान का गुनाह है, अपमान है संविधान का। सुशांत केस में जब पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच करने के लिए पटना पुलिस की टीम मुंबई पहुंची, तो उनके साथ भी मुंबई पुलिस ने ठीक से व्यवहार नहीं किया। इस बात को भी अदालत ने अपने फैसले में हाईलाइट किया है। फैसले में लिखा है कि इस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए केस के रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया मुंबई पुलिस द्वारा कुछ भी गलत करना प्रतीत नहीं होता है। हालांकि बिहार की पुलिस टीम के साथ टकराव से बचा जा सकता था, क्योंकि इससे उनकी जांच पर शक पैदा हुआ। इस मामले में मुंबई पुलिस सीआरपीसी की धारा 174 के तहत अप्राकृतिक मौत की सीमित जांच कर रही थी। मुंबई की पुलिस ने जो किया या मुंबई के म्युनिसिपैलिटी के पदाधिकारियों ने जो किया क्वारंटीन करने का काम, वो इलीगल था, अनप्रोफेशनल था और एकदम अनइथिकल था। और हमें आश्चर्य होता है कि कैसे मुंबई की पुलिस ऐसे कर सकती है। सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। परिवार और सुशांत के सहयोगी लगातार सवाल उठा रहे थे। जब पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की तो मुंबई पुलिस ने उस पर भी आपत्ति जताई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि बिहार में एफआईआर दर्ज होना गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 174 के तहत चल रही मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच और पटना में मृतक के पिता की शिकायत पर दर्ज एफआईआर एक दूसरे से अलग हैं। मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी। सुशांत के पिता की तरफ से शिकायत मिलने के बाद पटना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था। इस एफआईआर के आधार पर बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश करके कुछ भी गलत नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखूं तो दो बातें साफ सामने आती हैं। पहली बात कि महाराष्ट्र सरकार सीआरपीसी की धारा 174 में सिर्फ अस्वाभाविक मृत्युओं की सीमित जांच कर रही थी,
कोई औपचारिक एफआईआर नहीं फाइल किया था। बिहार पुलिस ने औपचारिक एफआईआर फाइल किया, वो सही था, और उसके पिता की मांग पर अगर वो सीबीआई में दिया गया तो वो भी सही था। कोर्ट के फैसले को मुंबई पुलिस और उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बुधवार शाम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और इसके बाद वो गृह मंत्री अनिल देशमुख से भी मिले। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का परिवार शुरुआत से मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहा था। सुशांत के पिता की शिकायत पर ही बिहार पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और इसीलिए ये फैसला सुशांत के परिवार के लिए उम्मीद की पहली किरण बनकर आया है। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें। तो ये वो परिवार है जो पिछले 2 महीने से सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत का सच पता लगाने के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। जब मुंबई पुलिस इस मामले को आत्महत्या मानकर जांच को एक अलग दिशा में ले जाने में लगी थी, तो सुशांत के पिता और उनकी बहनें बार बार ये कह रहे थे कि सच सामने लाने के लिए सीबीआई की जांच जरूरी है। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर, प्लीज। देर लगी पर न्याय मिला। जांच सीबीआई को सौंप दी गई तो बहन श्वेता ने पहला ट्वीट किया। कुछ ही देर में उनका दूसरा ट्वीट आया जिसमें ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उन्होंने लिखा, ये बस शुरुआत है, सच की तरफ पहला कदम, सीबीआई पर पूरा भरोसा है। इसके बाद उन्होंने पूरे परिवार को बधाई देते हुए तीसरा ट्वीट किया। कुछ देर बाद बहन प्रियंका ने भी सीबीआई जांच के फैसले पर ये ट्वीट करते हुए अपना धन्यवाद जताया। सुशांत अपनी बहनों के कितने करीब थे, ये इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। The Rajputs. Yes. And this is Mahendra Singh Dhoni. My brother has become Mahendra Singh Dhoni. पिछले कुछ दिनों में ऐसे तमाम वीडियो सामने आए जिनमें सुशांत अपनी बहनों के साथ काफी खुश नजर आ रहे थे। इस लड़के का नाम जानते हैं? नहीं, गुलशन इन्हें लिखवा रखा है। ये तो लिखवा के रखा है। खुशी के ऐसे ही लम्हों को याद करते हुए रक्षाबंधन के दिन सुशांत की बहनों का दर्द छलक आया और तब उन्होंने ये तस्वीरें ट्वीट की। बहनें उस दिन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र भले ही न बांध पाई हों, लेकिन भाई को इंसाफ दिलाने के रास्ते पर वो डटी रही। विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। आखिरकार ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। पूरे परिवार के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक उम्मीद बनकर आया, जिसके बाद उनकी तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सुशांत के परिवार का मित्रों, शुभचिंतकों, मीडिया और उसके दुनिया भर के करोड़ों फैंस का हृदय से आभार। सुशांत के प्रति आपके अगाध प्यार और हमारे साथ मजबूती से खड़े होने के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। हम श्री नीतीश कुमार का विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बाधित न्याय प्रक्रिया को गति दी जब पूरे देश की सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी ने काम संभाल लिया है। हमें पूरा विश्वास है कि दोषियों को उनके अपराध की सजा मिलेगी। कुछ लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो आज तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद साफ हो गया कि जो कुछ भी था वो बिल्कुल ही न्याय संगत था और कानून के हिसाब से सब काम हुआ था। अब पूरे तौर पर न्याय मिलेगा, इस बात का हम सब लोगों को पूरा का पूरा विश्वास है।
न्याय की उम्मीद न सिर्फ सुशांत के परिवार को है, बल्कि पूरा देश चाहता है कि इस मामले में पूरा सच सामने आना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई जगहों से जश्न की तस्वीरें आई। कहीं लोग गुलाल लगाकर होली खेलते दिखे, तो कहीं ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी की। जश्न की इन तस्वीरों का सिर्फ एक ही संदेश है कि सुशांत के केस में सत्य की जीत होनी चाहिए। इतने दिन बाद ही सही, लेकिन जिस न्याय की गुहार सुशांत का परिवार लगा रहा था, कम से कम अब उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये न्याय दिलाने की जिम्मेदारी अब सीबीआई के 4 वरिष्ठ अधिकारियों के कंधों पर है। इस टीम की अगुवाई करने वाले एक अधिकारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं। 2 अधिकारी ऐसी हैं जिनका संबंध बिहार से है। इस टीम की चुनौती जल्द से जल्द सच को सामने लाना है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि जांच टीम की डगर चुनौतियों से भरी हुई है। वो चुनौतियां क्या है, आगे सीबीआई का प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, हमारी रिपोर्ट देखकर आप बहुत हद तक समझ जाएंगे। सच के आसपास वाला झूठ पकड़ना मुश्किल होता है। दो 2015 में आई फिल्म ब्योमकेश बख्शी में सुशांत में आखिरकार भुवन बनर्जी की हत्या की मौत की गुत्थी सुलझा ली थी। महेंद्र सिंह धोनी। My brother has become Mahendra Singh Dhoni. लेकिन अब सुशांत की मौत की गुत्थी सीबीआई सुलझाएगी, जिसकी जिम्मेदारी 4 बड़े अफसरों पर है। इनमें 2 पुरुष हैं और 2 महिलाएं। टीम की अगुवाई मनोज शशिधर करेंगे, जो गुजरात कैडर के हैं। सीबीआई में आने से पहले एडीजी सीआईडी रह चुके हैं। माल्या केस की जांच की निगरानी कर चुके हैं। नो नॉनसेंस अधिकारी के तौर पर पहचान है। सीबीआई में आने से पहले गुजरात में डीसीपी रह चुके हैं। दूसरी हैं डीआईजी गगनदीप गंभीर। बिहार के मुजफ्फरनगर में पली बढ़ी हैं। ये भी गुजरात कैडर से हैं। इन्हें घोटालों की जांच में महारथी माना जाता है। सृजन घोटाले और पत्रकार उपेंद्र राय मामले की जांच भी इन्होंने की। तीसरे नंबर पर हैं एसपी नुपुर प्रसाद। बिहार के गया की रहने वाली हैं। दिल्ली पुलिस में डीसीपी रह चुकी हैं। अच्छे काम की वजह से प्रमोट करके सीबीआई में लाया गया है। चौथे नंबर पर हैं डीएसपी अनिल यादव, जो सुशांत केस में जांच अधिकारी हैं। व्यापम, कॉमनवेल्थ गेम्स, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले की जांच टीम में रह चुके हैं। सीबीआई अपनी जांच हत्या के एंगल से शुरू करेगी। टीम कल मुंबई पहुंच सकती है, लेकिन अफसरों के आने से पहले शिवसेना और उसके सहयोगी सवाल कर रहे हैं। ऐसे बहुत से हत्याएं हमने देखी है जो सीबीआई के पास चली गई। वो रणबीर सेना का जो मुखिया, हरेश्वर मुखिया उसका नाम लगता है, उसकी हत्या हो गई। ये सीबीआई के पास चला गया, क्या हो गया, किसको पकड़ा अब तक? वो सिवान में एक पत्रकार राजदीप, उसकी हत्या हो गई, केस सीबीआई के पास चली गई, क्या अब हत्यारे पकड़े? आप बताइए। मुजफ्फर में वो नववरुण हत्याकांड हो गया, नववरुण हत्याकांड सीबीआई के पास भेज दिया केस, क्या हो गया? जो हम पे आरोप करते हैं, मेरा सवाल उनसे है कि सीबीआई के पास चला गया। रमेश गावकर वाला मैटर क्या हो गया, हत्यारे पकड़े? महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस को एक मौका देना चाहिए था कि उनका जांच कब तक हो रहा है, कितना दूर जा रहे हैं। उसके बाद अगर ये जांच को देखकर अगर कोई खामियां महसूस होगा तो उसके बाद सीबीआई क्यों, बहुत सारे हमारे जो इंटेलिजेंस की और सारे जो हमारा हथियार है सब इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस तरीके की जांच, मतलब एक मुंबई में घटना घटी और बिहार से इसका एफआईआर हुई, चले आए सीधा सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि भाई सीबीआई, तो मुझे अजीब लग रहा है। राजनीतिक दलीलें कुछ भी हों, लेकिन ये सच है कि एक पिता से उसका इकलौता बेटा और 4 बहनों से उनका भाई छिन गया और मुंबई पुलिस 2 महीने से जांच के नाम पर खाना पूर्ति ही कर रही है। एक ऐसी मृत्यु हुई है संदेह की परिस्थितियों में, इसकी ईमानदार जांच बहुत जरूरी है और जिन लोगों ने इस ईमानदार जांच में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की है उनकी भी जांच होनी चाहिए। अब सीबीआई सुशांत मामले में न्याय दिलाएगी, लेकिन सीबीआई की राह में
चुनौतियां बहुत हैं। सुशांत की मौत के 65 दिन बीत चुके हैं, इसलिए क्राइम सीन पूरी तरह खत्म हो गया है। ऐसे में पहली चुनौती क्राइम सीन को रिक्रिएट करना होगा। सिद्धार्थ पिठानी ने डेड बॉडी को पंखे से नीचे उतार दिया था। ऐसे में बॉडी कहां और कैसे लटकी थी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। सीबीआई के लिए सुशांत के फोन या आरोपियों के फोन से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जुटाना भी एक बड़ी चुनौती है। सुशांत की विसरा रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, लिहाजा सुशांत ने मौत से पहले क्या खाया था, सीबीआई को यह भी पता लगाना होगा। सीबीआई को मुंबई पुलिस से सीसीटीवी फुटेज, पूछताछ की डिटेल्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल की रिपोर्ट्स जुटानी होंगी। मुंबई पुलिस का सारा रिकॉर्ड मराठी में है और उसे मराठी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में कुछ समय लगेगा। साथ ही यह भी देखना अपने आप में खासा महत्वपूर्ण होगा कि मुंबई पुलिस सीबीआई को कितना सहयोग करती है। डॉक्यूमेंट्स जुटाने के बाद ही सीबीआई आगे का एक्शन प्लान बनाएगी और फिर जांच की दिशा तय होगी। सीबीआई सबसे पहले मुंबई और बिहार पुलिस से अब तक की गई तफ्तीश की डिटेल रिपोर्ट अपने कब्जे में लेगी। जांच की केस डायरी और अब तक दर्ज किए गए 56 लोगों के बयान भी सीबीआई लेगी। बिहार पुलिस की एफआईआर में आरोपी बनाए गए लोगों को सीबीआई समन भेजेगी और पूछताछ करेगी। सुशांत मामले की जांच करने वाले मुंबई पुलिस के अधिकारियों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का बयान भी सीबीआई दर्ज कर सकती है। सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के केस में ही नहीं, बल्कि और भी कोई केस अगर रजिस्टर होगा इस मामले से रिलेटेड, उन सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगी। सो अगर कोई, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, अगर कोई दिशा सालियान का मामला भी कोई एफआईआर अगर दर्ज करना चाहता है ये कह के कि सुशांत सिंह के मामले से जुड़ा है, तो वो भी मामला सीबीआई के पास ही जाएगा। सीबीआई की जांच की शुरुआत इस बात पर ज्यादा टिकी है कि मुंबई पुलिस उसे कितना सहयोग करती है। मुंबई पुलिस ने जैसे पटना पुलिस के काम में अड़ंगा लगाया था, अगर फिर वैसा ही हुआ तो जांच में देरी हो सकती है। सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत होगी। आज के बाद ये देश की सबसे बड़ी अदालत ये बात कह चुकी है। ये जो बात है, सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत की जांच सीबीआई को सौंपते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया में लोगों को भरोसा कायम रखने के लिए सुशांत केस की सीबीआई जांच बहुत जरूरी है। हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जो 35 पन्ने हैं उनका एक एक शब्द पढ़ा और उसके बाद आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की, जिससे आप ये समझ सकेंगे कि आखिर किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने का फैसला किया है। ये ज़मीन रही है, आसमान है, साथ मेरे ये सारा जहां जा रहा है। आ डालोगे तो दांत आने मेरे को। सिर्फ 34 साल की उम्र में एक खुश मिजाज इंसान का यूं अचानक चले जाना किसी के भी गले नहीं उतर रहा था। कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी मौत की सीबीआई जांच का आदेश देते हुए कहा कि सुशांत सिंह राजपूत फिल्मी दुनिया के एक प्रतिभावान कलाकार थे। अपनी पूरी क्षमताएं दिखाने का मौका मिलने से पहले ही उनकी मौत हो गई। अब परिवार, दोस्त और चाहने वाले जांच के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, जिससे सभी तरह के अटकलों पर विराम लग सके। साफ है कि सुशांत की मौत की मिस्ट्री जिस तरह से उलझती जा रही थी, उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जल्द से जल्द इस मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब सच का उजाला होगा तो सिर्फ उनको न्याय नहीं मिलेगा जो अभी जीवित हैं, बल्कि दिवंगत आत्मा को भी शांति मिलेगी। सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत होगी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच का मकसद सिर्फ सच को सामने लाना है। सुशांत सिंह के परिवार के लिए जस्टिस के लिए बहुत दिन वेट करना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने हर बिंदु हमारी मान ली है। 35 पेज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उन सभी वजहों का जिक्र किया गया है जिनके कारण यह मामला सीबीआई को सौंपा गया।
याचिकाकर्ताओं की दलीलों के साथ कोर्ट ने इस मामले पर हो रही राजनीति की भी बात की। पेज नंबर 33 के 39वें पैराग्राफ पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि जिस तरह से दोनों राज्य बिहार और महाराष्ट्र एक दूसरे पर राजनीतिक दखलंदाजी के कटुतापूर्ण आरोप लगा रहे हैं, उसकी वजह से जांच की सच्चाई सवालों के घेरे में है। एक दूसरे पर आरोप लगाने के इस होड़ के कारण लोगों को अटकलें लगाने और अपनी अपनी थ्योरी गढ़ने का मौका मिला है। इसकी वजह से जांच में देरी और गलत दिशा में जाने का खतरा है। सच और न्याय दब सकता है। महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती की तरफ से सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपने का विरोध किया गया। उनकी मांग थी कि मुंबई पुलिस को ही जांच का जिम्मा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और लोगों का कानूनी प्रक्रिया में भरोसा बना रहे, इसलिए ये कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जांच सीबीआई को सौंप रही है। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को। लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हमको वो राइट रिटेन करने दीजिए जिसमें कि हम बिहार सरकार द्वारा सीबीआई के रेफरेंस को हम चैलेंज कर सकें। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल हम वो पावर नहीं देंगे, बिल्कुल आपको वो राइट नहीं देंगे, क्योंकि हमने जब कोर्ट का पावर इस्तेमाल कर लिया है और कह दिया है कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा ही होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज करने का कोई अधिकार इसमें नहीं बनता है। सुशांत सिंह राजपूत केस की संदिग्ध मौत के 2 महीने बाद भी जिस तरह इस मामले की जांच चल रही थी, उससे हर किसी को ये लग रहा था कि कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है। जिस तरह सुशांत की मौत के कुछ दिन पहले उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की कथित खुदकुशी का मामला भी सवालों के घेरे में है, उसे देखते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया कि सीबीआई जांच के दौरान अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत या उससे जुड़े हालातों के मामले में कोई और केस दर्ज होता है तो सीबीआई को उस केस की भी जांच करने का निर्देश दिया जाता है। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में ही नहीं बल्कि और भी कोई केस अगर रजिस्टर होगा इस मामले से रिलेटेड, उन सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगी। सो अगर कोई मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, अगर कोई दिशा सालियान का मामला भी कोई एफआईआर अगर दर्ज करना चाहता है ये कह के कि सुशांत सिंह के मामले से जुड़ा है, तो वो भी मामला सीबीआई के पास ही जाएगा। इसलिए इस मौत से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, रिलेटेड मामले हैं, सारे मामले सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने और अब तक जुटाए गए सबूतों और दस्तावेजों को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, और कुछ देर पहले मैंने अभिषेक मनु सिंघवी से बात की तो उन्होंने कहा कि वो फैसले को रिव्यू कर रहे हैं और उसके बाद तय करेंगे कि अगला कदम क्या होने वाला है। सुनिए आप। अभिषेक मनु सिंघवी साहब, आप रिव्यू की मांग करेंगे? देखिए, मैं कोई नहीं होता मांग करने का। ये निर्णय आज तो निर्णय आया है, ये तो महाराष्ट्र सरकार में तो एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप से दलील कर रहा था। महाराष्ट्र सरकार अपने सभी कानूनी विकल्प देखेगी, उनमें एक विकल्प निश्चित रूप से पुनर्विचार का, रिव्यू का है, लेकिन आज नहीं हम कह सकते कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। ये एक विकल्प जरूर। आज ये खबर आई थी कि महाराष्ट्र पुलिस कुछ कानूनी राय इस मसले पर ले रही है और उसके बाद इस बात को तय किया जाएगा कि वो सीबीआई को किस हद तक और कितना जो है कोऑपरेट करने वाली है। क्या आपसे आज कानूनी राय मशवरा लिया गया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, अभिषेक जी? जिस सनसनी स्पर्धा और स्पीड से मीडिया चलती है उससे कानून नहीं चलता, राय चलती है। आज निर्णय आया है, इसको समझ के पढ़ के उसके बाद राय ली जाएगी और राय के अनुसार चला जाएगा। आज कहना ये मुश्किल है, निश्चित रूप से वो कर सकती है, ये एक विकल्प है, लेकिन इन सबको एनालाइज किया जाता है कि सब परिप्रेक्ष्य देखे जाएंगे। और आज इतनी जल्द कहना आज ही शाम को बिल्कुल गलत होगा, किसी का भी कहना। अच्छा, तो रिव्यू को लेकर अभी सोच विचार कर रहे हैं और हो सकता है कि रिव्यू किया जाए।